हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे कर दिया गया है। आपको डेली शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और इसी क्रम में हमने देखिए 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं और हमारा टारगेट क्या है, 2100 प्लस क्वेश्चन। 2100 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको मैं कराने वाला हूँ। ये देखिए 2100 प्लस क्वेश्चन का एक संग्रह है और ये सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। इसमें आपके लिए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यानी कि टोटल आपकी वोकेबुलरी और टोटल आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी, और जो आपके समास, संधि, वर्णमाला, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हो 50। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 हम क्वेश्चन कवर करते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए इसमें इजी लेवल के हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ अच्छे यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। डेली क्लासेज में बने रहना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी क्लास आप मिस करना नहीं चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, उससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा और आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो या अदर किसी भी वीडियो, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें हिंदी आती है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें भी हिंदी आती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर देना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, राखी की लाज। ये एक नाटक है और नाटक के लेखक हमसे पूछे हैं, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, श्याम नारायण पांडे, कामता प्रसाद गुरु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राखी की लाज नाटक के हमारे जो रचनाकार हैं वो हैं वृंदालाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पहेली से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहेली क्या है आपकी? नंद बाबा के 900 गाय, रात चरत दिन बेड़े गाय। अब इसका मतलब क्या होगा कि नंद बाबा की 900 गाय और रात चरत दिन बेड़े गाय। तो ये आकाश हो गया, तारा, चंदा या सूरज। तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा तारा। नंद बाबा की 900 गाय, रात चरत दिन बेड़े गाय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है और फिर से आपको बताना है, एक पहेली आपको दी हुई है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पहेली क्या है? पहेली है, कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जिस तरह से आपके लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से आपको एक पहेली दे देगा और जो आप पहेली नहीं कर पाओगे, आप लोकोक्ति और मुहावरे तो बहुत आसानी से कर लेते हो, लेकिन ये आपके लिए कोई न्यू क्वेश्चन होगा, आपने पहले नहीं देखा होगा या पढ़ा नहीं होगा, एग्जाम में भी नहीं आया होगा। तो इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चन से अवगत करानी मेरी जिम्मेदारी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और डेली क्लास में अटेंड करिए, डेली क्लास को। फिर आप खुद में एक देखिए, एक परिवर्तन महसूस करेंगे। लगातार 5 दिन तक क्लास लीजिए, फिर आप देखिए कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। जो भी आपके डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, कोई सा भी पोर्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको करा दूंगा। दिया है, कटोरे ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो ये नारियल होगा, कैंथा होगा, बेल होगा या फिर आम होगा। तो आप इस क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे, नारियल। ठीक है, कटोरे के ऊपर कटोरा यानी कि नारियल गोला होता है, उसके ऊपर एक उसका खोल होता है। और उसने बोला है बेटा बाप से भी गोरा, यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है वो वाइट होता है और बाहर वाला थोड़ा रेड ब्राउन सा, ब्लैक ब्लैक सा होता है। तो इसलिए बोला गया है एक पहेली नुमा। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपने हर प्रकार से पढ़ रखी होगी वर्णमाला, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाता है तो आप कितने भागों में बांटोगे?
इस तरह की डेफिनेशन आपको देखिए आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी। लेकिन दिया है जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध, जब सांस का अवरोध होता है किसके द्वारा, जीभ के द्वारा। तो व्यंजन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के, 3, 7 या 4। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन डी टिक किया है 4, सभी का करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं या आपसे नहीं होते हैं, एक नोटबुक लीजिए, उसमें उसको नोट कर लीजिए, जिससे आगे आप उसको रिवाइज कर सको और आपके एग्ज़ाम में आए तो कभी भी गलती आप ना करो। अगला क्वेश्चन दिया है आ र य आ व ए र त ए। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो क्या शब्द हमारा बनने वाला है। अब देखिए, आ तो हमारा स्वर है, रे हमारा व्यंजन है। आपको पता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। अगर हम कै लिखते हैं, देखिए अगर हम कै लिखते हैं, ये लिख दिया हमने कै, तो इसके अंदर हमारा स्वर छुपा हुआ है। अब इसमें से स्वर अगर हम निकाल दें तो कौन सा स्वर है, का प्लस के आ। अब देखिए का शुद्ध रूप बनेगा ये, उसके नीचे हलंत लग के। और ये आपको भी पता है कि अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लग जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा, इस समय क्या हो गया, आधा। तो अब इन शब्दों को मिलाकर बनाइए तो सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए आ तो हमारा स्वर है तो आ तो शुरू में ही रहेगा। ठीक है, अगला रा की अगर हम बात करें, रा और यह है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आर्यवर्त, आर्यावर्त, अर्यावर्त और आर्याव्रत। अब देखिए अगर आप विकल्प को भी देखते हैं तो आप समझ जाओगे कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा उस हिसाब से। लेकिन हमको पढ़ना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से दिया गया है। तो यह हमारा आधा है, तो यह और रे मिला करके ये बनेगा। ठीक है, आगे आ है तो आ का डंडा भी जरूर लगाना पड़ेगा, ये वाला। यह में से आ निकल गया, रे हमने ऊपर लगा दिया, आ और रे। अब बनता है बै और ए, तो पूरा बै बनेगा, रे ते ए, तो क्या बनेगा, ये फिर से रे ऊपर चला जाएगा और तय और ए मिलकर तय बन जाएगा। तो क्या हो गया, आर्यावर्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अगर का करें तो का में से ए नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आ, तो ये क्या हो गया, का। तो आपसे इस तरह से पूछता भी है और आपको एक शब्द दे देगा जैसे बर्तनी, उसके 4 विकल्प देगा कि उसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो सही विच्छेद क्या होगा, उनको अलग अलग युग्मक के रूप में लिखा जाए तो हमारा करेक्ट वाला कौन सा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, यानी कि सम उच्चारित, जो उनका उच्चारण है, जैसे आप बोलते हो प्रोनाउंसिएशन, तो किसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जैसे अपहार, उपहार, अभिराम, अभिराम, अंत्य, अंतिम, अभिमान और अभियान। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन किस में ज़्यादा फ़र्क है, जिससे कि हमको साफ साफ पता चल रहा है कि वो अलग है। उपहार अपहार बोलोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि सेम वर्ड है। अभिराम, अभिराम जैसे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, वही वाला सीन है, तो सी हमारा बिल्कुल अलग है। अंत्य और अंतिम बिल्कुल अलग अलग हो गए। आप इनको बोल करके देखोगे, प्रोनाउंस करोगे इनका तो खुद समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है। अब ये देखिए समश्रुति भिन्नार्थक आ गया, जो मैंने आपसे बोला था। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है, एक बात ऐसी है जो आपको नोटिस करने योग्य है, तो मैं आपको बता दूं। जो शब्द आपको पहले दिया है उसका अर्थ पहले देना है, जो शब्द बाद में दिया है उसका अर्थ उसके बाद होगा। ऐसा नहीं है कि अभय का बाद में लिख दो और उभय का पहले लिख दो। अगर इस क्रम में आता है तो वो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। और आपको एग्जामिनर इसी तरह से बना करके देता है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में गलती कर बैठो। तो आपको कोई भी छोटी से छोटी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको समझा करके बताता हूँ कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हो या आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अभय का अर्थ क्या होता है और उभय का अर्थ क्या होता है। अब देखिए 3 सही हैं, 1 गलत है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको बताना है गलत वाला। कभी आप देखो अभय निर्भीक होता है
और उभय होता है दोनों, पहला ही करेक्ट हो गया, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। वो क्यों? आपसे गलत वाला पूछा है कि इनमें से एक, तीन सही है, एक का अर्थ गलत है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अभेद, अभेद क्या होता है? भेद का अभाव, और अभेद्य जो तोड़ा न जा सके। अर्थी, अर्थी होती है टिकठी, और अर्थी क्या होती है? अर्थी होता है चाहने वाला, और एक अर्थी दूसरा आप समझ सकते हो कौन सा होता है। आयत, देश में माल लाना, विदेश में माल भेजना, तो ये आयात, आयात का कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये आयात का अर्थ दे, ये है विदेश में माल भेजना, ये आयात हो गया, और आयत क्या हो गया? देश में माल लाना, तो ये बिल्कुल गलत है। आयात होता है, देखिए दोस्तों, आयात, आयात हो गया देश में माल लाना, और निर्यात, निर्यात हो गया देश से माल ले जाना, यानी कि किसी और देश को भेजना या विदेश में माल भेजना। तो आयात का हो जाएगा देश में माल लाना, और निर्यात का हो जाएगा देश से माल ले जाना या किसी और दूसरे देश को भेजना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है कि निष्कर्ष का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। निष्कर्ष परिणाम होता है, समझौता होता है, नतीजा होता है, या फिर लक्ष्य होता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष होता है नतीजा। क्या नतीजा निकला? अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 59, और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। तो समानार्थी रेखांकित शब्द हो जाएगा आपका संहार। तो राम ने रावण का संहार किया, तो इसमें हत्या हो जाएगा, सत्यानाश, वध या विनाश। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वध। राम ने रावण का वध किया, तो संहार का मतलब क्या हो गया? वध, हत्या। अगला, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? तो सप्त सिंधु, अब देखिए इसमें यह भी बताना है कि हमारा कौन सा समास है, और समास विग्रह भी आपको बताना है। तो सप्त क्या हो गया? 7, आगे क्या आ जाएगा? सिंधु, सिंधु क्या होता है? हमारा समुद्र। तो 7 सिंधुओं का समूह, या 7 सिंधुओं का है जो समूह, या 7 हैं सिंधु, या 7 सिंधुओं वाला। तो आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। कौन सा समास है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित क्या होता है? हस्त होता है हाथ, और लिखित होता है लिखा हुआ, यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो के द्वारा किस में आता है ये आपको बताना है, तो आप बोलोगे तत्पुरुष समास यहाँ पर लग जाएगा। वो भी कौन सा तत्पुरुष? तो आप कारक के हिसाब से देख सकते हो कि के द्वारा किस में आता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है जो या के समान। बहुब्रीहि समास आपको पता है, बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं? जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकले। अव्ययभाव समास में यथा, अनु, आ, प्रति, ये वाले आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और बताना है काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है। काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है? काली। तो क्या बताई है? विशेषता, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो वो कौन सा होता है? मैंने आपको हिंट भी दे दिया, तो वो होता है आपका कर्मधारय। बहुब्रीहि पता है, तत्पुरुष पता है, अव्ययभाव पता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला, षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो षडानन शब्द अव्ययभाव होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय होगा। तो 63 का ऑप्शन बी टिक कीजिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है वह तख्त पर सोता है, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह तख्त पर सोता है, तो कौन सोता है? वह सोता है, तो ऑप्शन सी हमारे कर्ता प्रधान है, और जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य है, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ पर कर्मवाच्य है, और जहाँ पर भाव प्रधान होता है वहाँ पर भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन 65 बताना है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? आकाशदीप, प्रेम सागर, इंदुमती, या रानी केतकी की कहानी। तो 65 का राइट आंसर रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर डी।
प्रेम सागर किसकी है? तो ये है आपके लल्लूलाल जी की। अगला है ऑन डेप्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा सेंटेंस भी आपसे ट्रांसलेट करा लेता है और आपसे किसी वर्ड का अर्थ भी पूछ लेता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ऑन डेप्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या होगा? नियुक्त करना होगा, प्रयुक्त करना, अभियुक्त करना या प्रतिनियुक्त करना। तो 66 का राइट आंसर आप बोलोगे ये होता है प्रतिनियुक्त करना। अगला क्वेश्चन है हेडलॉन्ग शब्द का अर्थ क्या है? लंबा सिर होता है, बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में, लंबे समय बाद या सिर के बाल। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में कोई काम करते हो आप, तो उसको बोलते हैं हेडलॉन्ग। अगला क्वेश्चन आपको बताना है तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो कितनी अच्छी लोकोक्ति है, दोनों विद्वान है, दोनों तत्वज्ञ हैं, एक से बढ़कर एक मूर्ख है या एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तो आप समझ गए होंगे कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। अगर तू डाल डाल है यानी टहनी टहनी है, डाली डाली है, तो मैं पात पात यानी पत्ता पत्ता। अगर तू चालाक है तो हम तुझसे डबल चालाक। अगला क्वेश्चन 69 और बताना है आपको प्यारे दोस्तों उपयुक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति क्या दी गई है? जिसे गर्ज है वही निश्चित है और दूसरा उसके लिए चिंतित है। तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये इसकी सही लोकोक्ति होगी। मियाँ की दाढ़ी बाही में गई, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, या इनमें से कोई नहीं। तो आप तो समझ भी गए होंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 70। बताना है ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो साधन के अभाव का बहाना किया है, या बिन कहे ही भलाई हो गई, बिना सोचे समझना, या सुनवाई न होना। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बोला था इजी हैं और कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड हैं। अब देखिए हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए आ जाता है हमारा गद्यांश। सबसे लास्ट में हम अपना करते हैं गद्यांश। तो देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं उनका उत्तर देना है। अब मैं आपको गद्यांश करने की एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से अपने गद्यांश को कर दोगे और गलती भी नहीं करोगे। जब भी आपको एग्जाम में गद्यांश करना हो, पैसेज करना हो, तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद आप अपने गद्यांश को रीड कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप गद्यांश को पढ़ते पढ़ते ही सारे क्वेश्चन ठीक टिक कर दोगे। और अगर ऐसा नहीं करते हो, पहले गद्यांश पढ़ते हो, तो आप पहले गद्यांश पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से वापस आके ढूंढोगे। तो किस चीज़ में आपका ज़्यादा टाइम लगा और कौन सी बेस्ट है ये आप खुद समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले गद्यांश पढ़ा देता हूँ, आपको एग्जाम का ही बता दिया कि एग्जाम में क्या करना है, आप वीडियो को रोक करके खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ कि आज हमारा गद्यांश क्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कल्पना और व्यक्ति की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई है कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। किस किस पर? कल्पना और व्यक्ति की पाश्चात्य समीक्षा पर। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता के अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। आपको पता चल रहा है कि कल्पना में रूप व्यापार योजना से क्या हुआ है, पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। अब देखिए इसने बोला है कि इस बोध पक्ष के अतिरिक्त, यानी कि बोध पक्ष तो है ही, इसके अलावा काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति कौन कौन सी? रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। किस में होते हैं? इसने बोला है कि कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली ये मनोविकार दिए गए हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना आगे है, पर पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान
भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। यानी भाव पक्ष तो खत्म हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बोध पक्ष की ओर सबने ध्यान दिया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिसे आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। क्वेश्चन है आपका, कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का हुआ, विलक्षणता का हुआ, या कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, या फिर मनोविकारों का? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। आपने अगर ध्यान से सुना है या पढ़ा होगा तो आपको समझ भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 72 बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? रस सिद्धांत की, कुतूहल सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत, या श्रोता या पाठक की तटस्थता की? तो आप बोलोगे रस सिद्धांत की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, केवल देखने का आनंद क्या है? तो केवल देखने का आनंद रस की अनुभूति है, यानी रसानुभूति, या श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझाना है, भाव पक्ष को प्रबल बनाना है, या कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र है बस? तो केवल देखने का आनंद क्या है? तो ये हो जाएगा कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। अगला क्वेश्चन, कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? कल्पना भाव पक्ष है, बोध पक्ष है, रमणीय पक्ष है, या अलंकार पक्ष है? तो साफ साफ लिखा था कि कल्पना काव्य का बोध पक्ष है, ऑप्शन नंबर बी। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष को लेकर हुई है, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा को लेकर हुई है, काव्य में गंभीर रमणीयता की हुई है, या कल्पना और व्यक्तित्व की हुई है? तो आप बोलोगे कल्पना और व्यक्तित्व की समीक्षा सबसे ज़्यादा हुई है। तो इसने बोला था ना कि काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई, तो सारी की सारी जो बातें थीं वो कल्पना और व्यक्तित्व को लेकर थीं। अगर दोस्तों आपको क्लास थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।